गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED-SC ID सेमिस्टर 2 पेपर नंबर 6 थेराप्यूटिक्स से यूनिट 5.1 एम स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड प्ले थेरेपी, योग और खेल चिकित्सा के लक्ष्य, क्षेत्र एवं महत्व के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले के ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में हमने एम, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड प्ले थेरेपी के पार्ट 1 में योग के लक्ष्य, क्षेत्र एवं महत्व के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया था। आज के इस ऑनलाइन टीचिंग वीडियो पार्ट 2 में खेल चिकित्सा के लक्ष्य, क्षेत्र एवं महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं खेल चिकित्सा का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ प्ले थेरेपी। ऐसा माना जाता है कि खेल विधि का प्रतिपादन करने वाले यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कार्लवेल कुक है। इन्होंने खेल को एक साधना कहा है। खेल जीवन की सामान्य प्रवृत्ति है एवं व्यक्ति इससे आत्म प्रेरित होता है। खेल को जन्मजात प्रक्रिया भी कहा जाता है, जो शिक्षार्थी के जन्म के कुछ दिन उपरांत स्वतः घटित होने लगता है एवं बाल विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न रूपों में संपादित होता हुआ जीवन के प्रत्येक पहलुओं में किसी न किसी रूप में समाहित होता है। यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति होती है जिससे शिक्षार्थी सक्रिय रहता है एवं आनंद की प्राप्ति करता है। अतः खेल को स्वतः घटित होने वाला आनंददायक व्यवहार भी कहा जा सकता है। शिक्षार्थियों के खेल को अक्सर मौज मस्ती के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब यही खेल उनकी समस्या और बीमारी को दूर करने का साधन बन जाए तो इलाज की इस प्रक्रिया को प्ले थेरेपी कहते हैं, जहां शिक्षार्थियों के खेल की रुचि और पसंद को देखकर विशेषज्ञ उनका इलाज करते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा खेले जाने वाले खेल उनके विकास क्रम का एक अहम हिस्सा होता है। शिक्षार्थी जो भी देखते और सुनते हैं, खेल के दौरान उसकी नकल करते हैं। वे डांटने वाले पापा, लोरियां सुनाने वाली मम्मी, माला फिराने वाली दादी से लेकर बात बात में चपट लगाने वाली टीचर तक के किरदारों में खुद को ढालते हैं। एक तरह से देखा जाए तो शिक्षार्थी खेलते समय अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। दरअसल खेलते समय शिक्षार्थियों का रचनात्मक मस्तिष्क काम कर रहा होता है, इसीलिए वे किसी भी वस्तु को खिलौना समझकर खेल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षार्थियों का खेल एक भाषा है। शिक्षार्थी इसी भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं से दूसरों को अवगत कराने का प्रयत्न करते हैं।
उनका खेल कहीं मायनों में इसलिए भी अहम हो जाता है कि खेल के माध्यम से शिक्षार्थी आने वाली किसी चुनौती या डर का सामना करने के लिए पूर्वाभ्यास करते हैं। जैसे इंजेक्शन लगवाने से डरने वाले शिक्षार्थी डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने भाई बहन के साथ डॉक्टर खेलते हुए इंजेक्शन लगवाने का पूर्वाभ्यास करते हुए देखे जाते हैं। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि वे शिक्षार्थी द्वारा खेले जाने वाले खेलों को महज उनका खेल न समझे। ये खेल उनके मानसिक, सामाजिक और व्यावहारिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे देखते हैं खेल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्ले। खेल एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसके अनेकों रूप है तथा जीवन में इसकी बहुत ही उपयोगिता है। विभिन्न विद्वानों ने खेल की प्रवृत्ति की विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसको विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। खेल की कुछ उल्लेखनीय परिभाषाएं इस प्रकार है। काल्डवेल कुक के अनुसार खेल एक साधन है। इन्होंने खेल के लक्ष्य के विषय में केवल इतना ही कहा कि खेल ही खेल का लक्ष्य हो सकता है। नन के अनुसार खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल स्वरूप है। कार्लस के अनुसार खेल जीवन की तैयारी है। इन्होंने शिक्षार्थी का वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने से स्वतः घटित होने अथवा पूर्व आयोजित आनंददायक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है। बी.एन. झा के अनुसार खेल एक जन्मजात तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो अपने परिवार के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण या शिक्षा की आवश्यकता नहीं रखती। कश्यप तथा पुरी के अनुसार खेल एक प्रक्रिया एवं रचनात्मक प्रवृत्ति है जो स्वाभाविक स्वतंत्रता एवं आनंददायकता के विशेष लक्षणों द्वारा जानी जाती है। थॉमसन के अनुसार खेल कुछ सुनिश्चित मूल प्रवृत्तिजन्य क्रियाओं को प्रकट करने की प्रवृत्ति है। इन्होंने खेल को एक विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया है। वैलेंटाइन के अनुसार खेल एक प्रकार का आनंद है। खेल वह सुखदायी, मानसिक द्वंद्व रहित प्रेरणात्मक क्रिया है जो पूर्णता आने के लिए की जाती है। खेल की इन परिभाषाओं के विश्लेषण से खेल के संबंध में जो मुख्य बातें सामने आती है वे है खेल एक आत्म प्रेरित प्रक्रिया है जो स्वलक्षित होती है एवं मनोरंजन की दृष्टि से की जाती है।
इसके संपादन में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। शिक्षार्थी की बढ़ती आयु के साथ खेलों में शारीरिक सक्रियता कम होती जाती है। खेल के लक्ष्य, एम्स ऑफ प्ले, शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास के लिए विद्यालय की समय सारणी एवं घर की दिनचर्या में खेल के लिए समय देना, विद्यालय में खेल प्रतियोगिताएं, नृत्य, संगीत, कला, हस्तशिल्प, नाट्य मंचन, यात्राएं, दर्शनीय स्थल भ्रमण, वास्तविक स्थलों के भ्रमण लाभदायक होते हैं। खेल शिक्षार्थियों की बहुमुखी विकास की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिभावक एवं अध्यापक द्वारा अधिगम को सरल सुग्राह्य बनाने के लिए खेलकूद का सही ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। यह खेल चिकित्सा के माध्यम से सिखाया जाता है। अतः खेल चिकित्सा का लक्ष्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित के लिए योग्य बनाना है। शिक्षार्थी व्यवहार के लिए अधिक जिम्मेदार बने और अधिक सफल रणनीति विकसित करे। शिक्षार्थी विविध प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए नए और रचनात्मक समाधान विकसित कर सके। शिक्षार्थी में स्वयं और दूसरों के प्रति सम्मान और स्वीकृति का विकास हो सके। शिक्षार्थी अनुभव करना और भावनाओं को व्यक्त करना सीख सके। शिक्षार्थी सहानुभूति और दूसरों के विचारों और भावनाओं के लिए सम्मान कर सके। शिक्षार्थी परिवार के साथ नए सामाजिक कौशल और संबंधपरक कौशल सीख सके। शिक्षार्थी आत्म प्रभावकारिता विकसित करे और इस प्रकार उनकी क्षमताओं के बारे में बेहतर आश्वासन दे सके। खेल के क्षेत्र, स्कोप ऑफ प्ले, कारमाइकल, रेड्डी, फाइल्स हॉल और शेफर 2006 के अनुसार वर्तमान में खेल चिकित्सा को सामान्य एवं दिव्यांग सभी के लिए व्यापक तौर पर उपयोग में लाया जा रहा है। अर्थात इसके बढ़ते उपयोग के कारण अब इसका क्षेत्र भी व्यापक हो गया है। अतः खेल चिकित्सा को निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामान्य एवं विशेष विद्यालय में, बाल विकास केंद्रों में, अस्पतालों में, आवासीय कार्यक्रमों में, विविध व्यावसायिक एजेंसियों में, मनोरंजक केंद्रों में इत्यादि। खेल चिकित्सा में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, जैसे गेंद खेलना, बेबी डॉल खेलना, टॉय टेलीफोन से खेलना,
बुलबुले से खेलना, गुटके से खेलना, गुब्बारे से खेलना, संवेदी खेल, कहानी कहना, रोल प्ले, सुपर हीरो प्ले, कठपुतली खेल, क्ले खेल, फ्री ड्राइंग, पेंटिंग, डांस या मोमेंट प्ले। ड्रॉ ए फैमिली, फैमिली स्कल्पटिंग, म्यूजिकल खेल, डॉल हाउस खेल, फैमिली रिलेशन खेल, टी पार्टी खेल, संप्रेषण खेल, स्वनियंत्रण खेल, कोऑपरेटिव खेल, चांस गेम, डिसेंसिटाइजेशन खेल, लाफ्टर प्ले, हाइड एंड सीक प्ले, मैजिक ट्रिक, प्ले थेरेपी रिचुअल इत्यादि। जब शिक्षार्थी किसी व्यावहारिक या मानसिक समस्या से ग्रसित हो, जब शिक्षार्थी किसी व्यावहारिक या मानसिक समस्या से ग्रसित हो तो खेल चिकित्सा शिक्षार्थी की ऐसी समस्याओं से निजात दिलाने का अहम साधन है। मानसिक समस्याओं से जूझ रहे शिक्षार्थियों के लिए खेल चिकित्सा बहुत ही सहायक साबित होती है। जब एक वयस्क व्यक्ति दुखी होता है या उसे गुस्सा आता है तो वह बोलकर, चिल्लाकर अपनी भावनाओं को जता सकता है, जबकि शिक्षार्थियों के साथ यह समस्या है कि वे अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वे कटे-कटे से रहने लगते हैं। साथ ही आज के कामकाजी माता पिता के युग में अभिभावकों के पास इतना समय भी नहीं होता है कि वे उनसे आराम से बात कर सकें, उनके दुख को समझने की कोशिश कर सकें। इसमें खेल चिकित्सक खेलते हुए शिक्षार्थी का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हैं कि शिक्षार्थी किस तरह से खेलते हैं, कौन से खिलौने चुनते हैं। इस तरह वे शिक्षार्थी की मानसिक प्रक्रिया का अंदाज़ा लगाते हैं। शिक्षार्थी द्वारा चुने गए खिलौने, उसका खेलने का तरीका खेल चिकित्सा को उसके व्यक्तित्व, उसकी समस्या, मानसिक अवस्था इत्यादि के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। अतः समस्याओं की जानकारी करने के उपरांत खेल चिकित्सक खेल खेल में बच्चे का या बच्चियों का उपचार करते हैं। खेल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। खेल चिकित्सा शिक्षार्थी की शैक्षिक, सामाजिक और मानसिक समस्याओं का निदान करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षार्थी के निम्नलिखित समस्याओं में खेल चिकित्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 1, लैंगिक विषमताओं संबंधी धारणाओं को कम करना। खेल चिकित्सा द्वारा शिक्षार्थियों को लैंगिक व्यवहारों को सिखा सकते हैं, जैसे लड़कों और लड़कियों को बाहर खेले जाने वाले खेल के लिए प्रोत्साहित कर शारीरिक श्रम,
दौड़ना, प्रतियोगिता, घर का कामकाज, सिखाने के बहाने खेल खेलना इत्यादि के द्वारा लैंगिक विषमताओं संबंधी धारणाओं को कम कर सकते हैं। नंबर 2 है शारीरिक विकास। शिक्षार्थी के मांसपेशियों के विकास एवं मजबूती के लिए शारीरिक क्रियाएं जैसे दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, संतुलन बनाना इत्यादि शारीरिक क्रिया सीखते हैं। खेल शिक्षार्थियों के संवेदी गामक कौशल विकास में सहायक होता है। यह रक्त संचार को सुचारू करने में सहायक होता है। यह उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। खेल से पाचन क्रिया में सुदृढ़ता आती है। खेल से पाचन क्रिया में सुदृढ़ता आती है। स्वस्थ शरीर का विकास होता है एवं बीमारियों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। खेल से शारीरिक क्रियाशीलता के बने रहने के कारण संपूर्ण पेशी में स्फूर्ति बनी रहती है। इससे पेशी तंत्र के नियंत्रण में वृद्धि होती है तथा गामक कुशलता का विकास होता है। यह शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा को उपयुक्त निकास या विसर्जन प्रदान करने में भी सहायक होता है। इससे शारीरिक थकावट एवं मानसिक तनाव का ह्रास होता है। खेल शरीर को फुर्तीला एवं कांतिमय बनाता है। नंबर 3 भाषा का विकास। खेल चिकित्सा के समय शिक्षार्थी एक दूसरे से बातचीत करते हैं जिससे भाषाई विकास में सहायता मिलती है। इससे अपनी बात करने, समझाने, दूसरे की बात समझने, भावाभिव्यक्ति, प्रश्नों के उत्तर देने जैसे कौशल विकसित करते हैं। नंबर 4 संज्ञानात्मक विकास। शिक्षार्थी वस्तुओं को वर्गीकृत करना, श्रेणीबद्ध करना तथा वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करना सीखते हैं। इससे स्मृति के विकास और विश्लेषण कर सकने की योग्यता, तर्क शक्ति तथा विभिन्न विकल्पों पर सोच सकने की योग्यता के विकास में भी खेलकूद सहायता करते हैं। इससे निश्चित समय के लिए क्रिया विशेष पर एकाग्रचित्त होना पड़ता है जिससे उसके अवधान और एकाग्रचित्तता में सुधार होता है। नंबर 5 सामाजिक संवेगात्मक विकास। खेल में विभिन्न लोगों से संपर्क के दौरान शिक्षार्थी मिल बांटकर कार्य करना तथा दूसरों के दृष्टिकोण को समझना सीखते हैं। इससे शिक्षार्थियों में स्पर्धा की भावना का विकास, अच्छा विजेता या पराजयी होना तथा नियमों का पालन करना सीखने के आसार भी मिलते हैं। कुछ इच्छाएं एवं आवश्यकताएं जो यथार्थ में पूरी नहीं हो सकती,
कुछ इच्छाएं एवं आवश्यकताएं जो यथार्थ में पूरी नहीं हो सकती, इससे काल्पनिक खेलों द्वारा पूरी करके अपने मन में कुंठित और आक्रामक भावनाओं और संवेगों को भी निकाल बाहर किया जाता है, जिन्हें वह अन्य किसी प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इससे शिक्षार्थी अपनी वास्तविकताओं को समझने लगता है तथा अपने गुण दोषों का एहसास करने लगता है। नंबर 5, सृजनात्मकता एवं कल्पना का विकास। काल्पनिक तथा नाटकीय खेलों में शिक्षार्थी अपनी कल्पना शक्ति का भरपूर प्रयोग करता है। इससे शिक्षार्थी व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच नवीन संबंधों को सीखता है तथा नई वस्तुओं का सृजन करता है। उपचार के लिए खेल के द्वारा शिक्षार्थी में बिना किसी घबराहट, दूराव, छिपाव के खेलने और स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षार्थी के क्रियाकलापों द्वारा शाब्दिक अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है। इससे शिक्षार्थी की समस्याओं की अच्छी तरह समझाने, उसकी दुचिंता एवं तनावों को दूर करने, भय, अवशेषों और अन्य दृश्यों से उबरने में शिक्षार्थी की सहायता की जाती है। साथ ही शिक्षार्थी की तनाव, चिंता को दूर करने, शर्मीलापन दूर करने, शारीरिक योग्यतानुसार खेलों में भाग लेने की सहायता की जाती है। नंबर 6, खेलों का शैक्षिक महत्व। खेल की कौशल क्रियाएं शिक्षा को सरल, सुग्राही एवं बोधगम्य बनाती है। खेल के द्वारा शिक्षार्थी अपने तथा दूसरों के विषय में अनेक उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। खेलों के द्वारा शिक्षण को अधिक रुचिकर, सरल, प्रेरणात्मक तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बौद्धिक अक्षम के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तो यह और भी उपयोगी है। बौद्धिक अक्षम के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तो यह और भी उपयोगी है। खेलों के माध्यम से शिक्षार्थियों की प्रवृत्तियों को संतुष्टि मिलती है तथा अधिगम सरल एवं प्रभावशाली बनता है। इसके साथ ही साथ उनके सूचना भंडार में वृद्धि होती है तथा सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है। शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री, संलग्न पुस्तकें और चलचित्र को विस्तृत, रोचक तथा उत्तेजक रूप से प्रस्तुत करने से शिक्षार्थी का अवदान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। जो बच्चे या बच्चियां
अधिक से अधिक सीखने का अवसर प्रदान करता है। जो बच्चे या बच्चियों को अधिक से अधिक सीखने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के संवेदी अंगों को स्वेच्छा से क्रियाशील कर शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायता प्रदान करता है। शिक्षार्थी में उपरोक्त क्षमता के विकास होने से ही उसका शैक्षिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है। खेल का संपादन मनोरंजन के दृष्टिकोण से किया जाता है एवं इसके संपन्न होने पर मानसिक शांति मिलती है, मन प्रसन्न होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है तथा व्यक्ति की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। साधारण शब्दों में इन्हीं क्रियाकलापों को खेल की संज्ञा दी जा सकती है। खेल की प्रक्रिया में अर्थ एवं समय बंधन का स्थान पूर्णता गौण होता है, क्योंकि ये दोनों तत्व ही मानसिक तनाव के विभिन्न कारक बन सकते हैं, जो खेल की परिभाषा को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। खेल में प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है, परंतु इस प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों द्वारा अपने को अन्य शिक्षार्थियों की तुलना में अधिक कुशल अथवा फुर्तीला साबित करने में परिलक्षित हो सकता है। यहाँ समय बंधन एवं अर्थोपार्जन का कोई स्थान नहीं होता। खेल के क्रियाकलाप हमेशा मनोरंजनात्मक तथा गुस्सा एवं तनावनाशक होते हैं। जैसे ही खेल के क्रियाकलाप में अर्थोपार्जन को स्थान मिलने लगता है, समय का बंधन क्रियाकलाप में समाहित होने लगता है। ऐसे में खेल धीरे धीरे व्यवसाय का रूप धारण करने लगता है और तब यह खेल न होकर पूर्ण रूपेण व्यवसाय का रूप ले लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार दुनिया की 8.5% आबादी किसी न किसी रूप में अक्षम है। अक्षमता जन्मजात हो या दुर्घटनावश, दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। इससे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में बाधा आती है, साथ ही व्यक्ति के क्रियाशीलता में भी कमी आती है। ऐसी स्थिति में मनोरंजन की आवश्यकता होती है, जो मानसिक एवं शारीरिक स्फूर्ति प्रदान करने की बहुत ही अचूक दवा है, जिसे खेलों के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। खेल का प्रारूप चाहे जो भी हो, यही व्यक्ति को पुनः रचनात्मक क्रियाकलापों में वापस ले जा सकता है। सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति वातावरण के उद्दीपनों से स्वतः प्रेरित होकर अपनी इच्छानुसार खेलने के प्रति अपनी इच्छा को
खेल में संलग्न और अन्य सदस्यों से बातों ही बातों में जाहिर कर देखते ही देखते कब खेल में संलग्न हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। परंतु इन सब के लिए बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना पड़ता है। इन्हें खेल के लिए विशिष्ट एवं अतिरिक्त उद्दीपन देने की आवश्यकता होती है। बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों को खेल के द्वारा प्रेरित कर संपादित किया जाए या फिर विशिष्ट उद्दीपकों के माध्यम से उद्दीप्त कर संपन्न कराना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों में कौशल व्यवहार की स्थापना कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना एवं उनमें सामाजिकता के विकास को बढ़ावा देना है। सामाजिकता के विकास को बढ़ावा देना है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो टीचिंग में हमने खेल चिकित्सा के लक्ष्य, क्षेत्र और महत्व के बारे में चर्चा किया। इसी टॉपिक के आधार पर मैं असाइनमेंट के तौर पर आपको प्रश्न दे रहा हूँ, जिसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखकर फोटो या उसका इमेज स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। प्रश्न है, खेल चिकित्सा के लक्ष्य, क्षेत्र और महत्व के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। खेल चिकित्सा के लक्ष्य, क्षेत्र और महत्व के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। ओके, धन्यवाद।